हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग बात करेंगे एल्कीन के बारे में। अभी पिछला लेक्चर जो कंप्लीट हुआ उसमें हम लोग एल्कीन कंप्लीट पढ़े हैं। आज एल्कीन पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले बताया था हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं मैंने आपको बताया। एल्केनों को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जिनके बारे में हम लोग बहुत पहले ही पढ़ लिए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन आते हैं, उसमें से आज हम लोग का टॉपिक है एल्कीन। तो हम बात करते हैं एल्कीन। एल्कीन क्या होते हैं? वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन 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 द्विबंध सी डबल बॉन्ड सी, कार्बन कार्बन द्विबंध उपस्थित रहता है। तो वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन द्विबंध पाया जाता है। कार्बन कार्बन द्विबंध में एक सिग्मा और एक पाई बंध होता है, जैसा आप सिग्मा और पाई पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग बात करें तो प्रत्येक कार्बन पर संकरण, कार्बन पर संकरण sp2 संकरण होता है। और बात करें इसमें आगे बंध कोण, तो बंध कोण 120 अंश होता है। और आगे बात करें सामान्य सूत्र, एल्कीनों का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, जहाँ n 2 3 4 एंड सो ऑन। n अगर 1 रखेंगे, n बराबर 2, माफ करिए, n बराबर 2 रखेंगे तब C2H4 एथिलीन प्राप्त होता है। एथिलीन सबसे सरलतम एल्कीन होता है। एथिलीन सबसे सरलतम एल्कीन होता है। अगर हम बात करें संरचना, तो इसकी संरचना, एल्कीनों की संरचना त्रिकोणीय समतली होती है। त्रिकोणीय समतली होती है। अगर इसमें हम बात करें अगला इसमें समावयता आइसोमेरिस, इसमें कौन सी आइसोमेरिस में पाई जाती है? स्थिति समावयता, स्थिति तथा ज्यामिति समावयता। जैसे आप बोलेंगे सिस ट्रांस समावयता या फिर स्थिति समावयता, जैसे 2 क्लोरोप्रोपीन 1 क्लोरोप्रोपीन स्थिति समावयता है, क्योंकि उसमें क्लोरीन 1 पर और 2 पर है। ज्यामितीय समावयता ब्यूटीन 2 में सिस और ट्रांस 2 समावयता पाई जाती है। अब हम लोग बात करते हैं इसमें आगे। ये तो इससे जनरल, इसका एक तरह से जनरल नॉलेज की तरह से मैं इसको पढ़ा दिया आपको कि एल्कीन क्या होती है। वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन द्विबंध उपस्थित हों। कार्बन द्विबंध में एक सिग्मा और एक पाई होता है, इसीलिए इसकी क्रियाशीलता, अगर मैं बात करूं क्रियाशीलता, तो ये एल्केनों से अधिक क्रियाशील है, क्योंकि इसमें पाई बंध पाया जाता है। और पाई बंध की ऊर्जा
बहुत कम होती है, अर्थात वह आसानी से थोड़ी ऊर्जा प्राप्त करके ही टूट जाता है, जिसके कारण कार्बन अपनी संयोजकता को पूर्ण करने के लिए किसी दूसरे समूह से जुड़ता है। तो इस तरह से एल्कीनों की कुछ सामान्य बातें हो गई। अब हम लोग बात करते हैं एल्कीनों के निर्माण की विधियां। एल्कीन को बनाया कैसे जाएगा, तो एल्कीनों के निर्माण की कुछ विधियां हैं, उनके बारे में बात करते हैं। एल्कीनों का निर्माण, एल्कीनों का निर्माण करने की जो प्रमुख विधियां, उन्हीं के बारे में वो चर्चा करेंगे। एल्कीनों के निर्माण की विधियां, एल्कीनों के निर्माण की विधियां, एल्कीनों के निर्माण की विधियां। प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कीन्स। एल्कीनों के निर्माण की प्रमुख विधियों में से पहला है ताप अपघटन। एल्केनों के ताप अपघटन द्वारा, एल्केनों के ताप अपघटन द्वारा अगर हम किसी एल्केन जैसे एथेन ले लें, CH3, इसको अगर हम 773 केल्विन पर गर्म करें तो ये CH2 द्विबंध CH2 प्लस H2 देता है। इसका नाम है एथीन, और मैं पहले बता दिया सरलतम एल्कीन होती है। अब एल्केनों के ताप अपघटन की दूसरा मेथड की बात करें तो दूसरा मेथड है एल्किल या एल्कोहल द्वारा। एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा, एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा। तो एल्कोहल का निर्जलीकरण क्या होता है? एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है RCH2CH2OH। अगर हम एल्कोहलों का निर्जलीकरण करा दें तो हमें एल्कीन प्राप्त होगा, में से प्लस KOH। अब इसको हिट करेंगे इन द प्रेजेंस 170 डिग्री सेल्सियस तक, 170 डिग्री सेल्सियस तक, माफ करिएगा 170 डिग्री सेल्सियस तक सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ये अल्फा, ये बीटा, बीटा हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, और जैसे बीटा हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से ये हाइड्रोजन यहाँ से OH मिलकर के H2O बना लेगा, यहाँ द्विबंध का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हो जाएगा RCH द्विबंध CH2 प्लस H2O। इस तरह से ये एल्कीन बन गया। और आप ध्यान से देखिए तो चूंकि ये हाइड्रोजन जो निकल रहा है कहाँ से निकल रहा है, जल का जो हाइड्रोजन है OH के साथ आ रहा है वो बीटा पर से, इसलिए इसको बीटा इलिमिनेशन, बीटा इलिमिनेशन, बीटा इलिमिनेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन अर्थात बीटा इलिमिनेशन का मतलब होता है निष्कासन या विलोपन, बीटा विलोपन अभिक्रिया। तो एल्कोहलों के निर्जलीकरण एक इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, ये एक इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। इसमें हमेशा बीटा वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है। अगर मैं यहाँ पे यह रख दूंगा तो ये CH3, तो ये CH2 द्विबंध CH2 बनेगा। अगर मैं यहाँ CH3 रख दूंगा तो CH3 CH द्विबंध CH2, ये प्रोपीन बनेगा। तो इस तरह से हम लोग R की वैल्यू, R जो एल्किल समूह होता है उसको अगर जैसे जैसे हम आगे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमें एल्किन प्राप्त होती जाएंगी। अब हम अगले मेथड की बात करते हैं। एल्कीन के अगले मेथड में हम लोग पढ़ेंगे तीसरा एल्किल
एल्किल हैलाइड के बीहाइड्रो हैलोजनीकरण द्वारा हैलोजनीकरण बाई हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड के हेलोजनीकरण द्वारा। हेलोजनीकरण का मतलब मतलब हाइड्रोजन, हेलोजनीकरण मतलब हेलोजन, इन दोनों का बाहर होना हेलोजनीकरण कहलाता है। किसी एल्किल हैलाइड में से एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन और हेलोजन का बाहर होना हेलोजनीकरण कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं RCH2 सिंगल वन CH2X प्लस KOH कैसा होगा? एल्कोहलिक। ये अवश्य आपको पता होना चाहिए। अगर यहीं पे जलीय हो जाएगा तो ये अल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा, और एल्कोहलिक होगा तो एल्कीन में बदल जाएगा। इसको हिट करते हैं तो यहाँ से X और K मिलकर के KX प्लस OH और यहाँ से एक H मिलकर के S2 प्लस RCH द्विबंध CH2। तो आप ध्यान से देखिए RCH द्विबंध CH2 और यहाँ द्विबंध जो बना ये भी बीटा एलिमिनेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि फिर हाइड्रोजन हमेशा इसको, जिससे हेलोजन रॉस को अल्फा कार्बन कहते हैं, उसके बाद वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं, तो इसे भी बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर दो एल्किल समूह यदि दो एल्कीन प्राप्त होने वाली हो तो उस स्थिति में वह एल्कीन अधिक मात्रा में प्राप्त होगी जिसमें द्विबंध युक्त कार्बन पर एल्किल समूह की संख्या अधिक हो या प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक हो, क्योंकि जैफ नियम कहता है, जैफ नियम से यदि दो एल्कीन प्राप्त हो तो वह एल्कीन अधिक प्राप्त होगी जिसमें द्विबंध वाले कार्बन पर प्रतिस्थापी या एल्किल समूह अधिक यदि दो एल्कीन प्राप्त हो तो वह एल्कीन अधिक प्राप्त होगी जिसमें द्विबंध वाले कार्बन पर प्रतिस्थापी एल्किल समूह अधिक। अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं ये कैसे प्राप्त करेंगे। तो मान लीजिए मेरे पास CH3 CH2 CH और CH Cl CH2 CH3। तो अब यहाँ से अगर हम KOH एल्कोहलिक KH की उपस्थिति में इसको हिट करें तो हमें यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से हाइड्रोजन CH3 CH द्विबंध CH CH3 और
HCl यहाँ निकल गया, और एक दूसरा उत्पाद भी बनेगा कम मात्रा में, CH3 CH Cl CH2 द्विबंध CH CH3 CH द्विबंध CH2। तो यहाँ से हम देखें तो यहाँ से माफ करिएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक क्लोरीन यहाँ से निकल गया, ये CH3 CH2 द्विबंध CH हो गया, ये CH2 CH3। तो इसको मैंने इधर लिख दिया है। अब यहाँ पे देखिए तो ये क्या है, ब्यूटीन 1 और ये है ब्यूटीन 2। ब्यूटीन 2 में हम देख रहे हैं इस कार्बन के पास भी एक प्रतिस्थापी, इस कार्बन के पास भी एक प्रतिस्थापी है, इसमें केवल एक प्रतिस्थापी है। तो यह मुख्य उत्पाद होगा, मुख्य उत्पाद, और यह गौण उत्पाद, यानी ये कम मात्रा में बनेगा और ये ज्यादा मात्रा में बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि दो एल्कीन प्राप्त हो किसी रिएक्शन में, तो एल्कीन अधिक प्राप्त होगी, वह एल्कीन अधिक प्राप्त होगी जिसमें द्विबंध वाले कार्बन पर प्रतिस्थापी अधिक। इसे सेडजेफ नियम कहते हैं या सेडजेफ नियम कहते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, अगला टॉपिक इसमें चौथा रिएक्शन होगा, या जो भी नंबर होगा देखिए। अगला प्रक्रिया उल्बे की विद्युत अपघटन, उल्बे की विद्युत अपघटन विधि। उल्बे की विद्युत अपघटन विधि क्या है? इसमें हम ऐसे यौगिक को यूज करते हैं, जैसे हम लोग उल्बे विद्युत अपघटन में एल्केन जब बनाए तो वहां पे पोटेशियम कार्बोक्सिलिक अम्ल का पोटेशियम लोड लिया गया, यहाँ पे पोटेशियम सक्सिनेट, यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, पोटेशियम सक्सिनेट CH2 सिंगल CH2 COOK, इसका नाम है पोटेशियम सक्सिनेट, पोटेशियम सक्सिनेट। अब पोटेशियम सक्सिनेट का जल अपघटन करा दें, सही जल अपघटन करें, विद्युत अपघटन कराएं, यदि विद्युत अपघटन पोटेशियम सक्सिनेट का जलीय विलयन सेल में भर करके विद्युत अपघटन कराने पर CH2 द्विबंध CH2 प्राप्त होगा, एथीन यानी एल्कीन प्राप्त होगा। CO2 2CO2 प्लस 2KOH प्लस H2 हाइड्रोजन गैस, यह एनोड पर प्राप्त होगा और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर प्राप्त होगा। तो यह कोल्बे की विद्युत अपघटन विधि होगी। कोल्बे की विद्युत अपघटन में हम लोग यहाँ पोटेशियम सक्सिनेट यूज किया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे सिंगल बंद, अगर यहाँ द्विबंध होगा तो उत्पाद वहां बदल जाएगा। यहाँ पे अगर सिंगल बंद भी नहीं होता तो हम लोग जानते हैं इसके पहले क्या बना था, पोटेशियम एसिटेट का उपयोग करके हम लोग एथीन बना सकते थे। तो इस तरह से इसके ये 3-4 मेथड हुए। आगे की बात इसमें मैं आपसे कल करूँगा।